क्या बात है, 3 ही लोग ज्वाइन हुए हैं अभी तक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। ये स्ट्रेंथ आज कम है कि अभी कम हो गई है क्या क्लासेस में? लेट ज्वाइन होते हैं कुछ लोग। क्या बेटा, मैं सुन नहीं पाई ढंग से। कुछ लोग लेट ज्वाइन होते हैं। कुछ लोग लेट ज्वाइन होते हैं। ओके ठीक है, हम स्टार्ट कर सकते हैं।
नेटवर्क का इशू था तो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा सर्वर। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे आज थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। आप लोगों को कोई आइडिया है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में? कुछ भी कभी सुना है क्या ये टर्म इससे पहले? चलो गुड, एक पार्टिसिपेंट ऐड हो गया। और ओके, तो मैं ये बोल रही थी कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपने सुना है कि ये वर्ड कभी थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है या इसका क्या जरूरत होता है? मैम तो वो लगेगा कुछ कि हीट से रिलेटेड होता है। हाँ, राइट मनीषा, थर्मो मतलब कुछ हीट से रिलेटेड है, सुना है पर पता नहीं है। ओके ओके, ठीक है। देखो, हमारे हम थर्मोडायनेमिक्स में को क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, केमिस्ट्री में क्यों है? एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स आप लोग क्या करोगे क्लास 11th में, आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे और आप लोग इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, ठीक है? तो दोनों जगह थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इक्वेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है साइन कन्वेंशन में। पर थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत हमें केमिस्ट्री में क्यों पड़ रही है उसको जानते हैं, ठीक है? तो अपन को पता है कि केमिस्ट्री में हमारे पास होती है केमिकल रिएक्शन, मतलब यहाँ पे फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं हम, यहाँ पे केमिकल चेंजेस की बात करते हैं। और आपको ये भी पता है जब कोई भी चीज यहाँ पे कभी कोई केमिकल इक्वेशन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, तो वहां पर क्या होगा, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और कुछ नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, मतलब वहां पे कुछ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है? तो कुछ एनर्जी हो सकता है आपको देनी पड़े इनिशियली, और बाद में हम देखते हैं एनर्जी रिलीज भी होती है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करूं तो कभी हम लाइम में अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने लाइम का अमाउंट कितना लिया है उसके अकॉर्डिंग ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है? तो वहां पर आप देख सकते हो कि वहां पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है? या आप कहोगे कि मैम कैसे पता चले रिलीज हो रही है कि नहीं, या आप कुछ रिएक्शन ऐसे भी देखते हो जहां पर आप जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। कैसे पता चलता है? हम जब हम लोग वो फ्लास्क या बीकर को टच करके देखते हैं तो वहां पर हमें दिखता है कि वो गर्म हो गया है, ठीक है? तो जहां पे भी कहीं एनर्जी रिलीज होती है वो तरह की रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? मतलब वहां पर हीट का इन्वॉल्वमेंट है। और जिन रिएक्शंस में इस तरह का नहीं होता, जहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात करें तो एनर्जी देनी पड़ती है, तो उस तरह की रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है? इसके बाद हम लोग ने लास्ट क्लास में जैसे एक बात किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि हमारा जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे जिंक ने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक खुद सोल्यूशन में आ गया था। फिर हमने कॉपर और ये सिल्वर नाइट्रेट का एग्जाम्पल लिया था, तो इसमें हमने देखा था कि कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। फिर हमने इसकी रिवर्स रिएक्शन की भी बात की थी। तो थर्मोडायनेमिक्स हम यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमें कई बार बताता है, मतलब ये हमें बताता है कि किसी रिएक्शन में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट कितना है, डिपेंडिंग अपॉन इनिशियली एनर्जी कितनी थी, फाइनली कितनी है, कोई रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। जैसे हम बात करें तो लेस रिएक्टिव मेटल एक मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से पता कर सकते हैं, ठीक है? तो वहां पर थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है? मतलब लाइक इंटरनल एनर्जी, मतलब मान लो वो जो पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। उसके बाद आपने हीट और वर्क के बारे में सुना है। तो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म्स होती हैं, पहले इन टर्म्स को जान लेते हैं, देखते हैं आज हम कितने आगे तक अपने क्लास को, किस लेक्चर को कहाँ तक लेके जा पाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली आज हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं और इनका यूज कैसे करना है, ठीक है? साइन कन्वेंशन क्या होता है, और हम केमिस्ट्री में इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेटा केमिस्ट्री में हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ये जानना है कि कोई केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी कितनी है, वो हो सकती है या नहीं हो सकती। सेकेंडली हमें ये देखना है कि अगर यहाँ पे एनर्जी की बात करते हैं तो कितना एनर्जी में चेंज आया, पहले कितनी थी बाद में कितनी हो गई, हमें देनी पड़ रही है लेनी पड़ रही है, वो तो हम देख सकते हैं। पर कोई रिएक्शन लिखी है तो कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पीज होती हैं, एंथैल्पी भी एक टर्म है जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि हम रिएक्शंस के बारे में जान पाए कि एनर्जी में कितना चेंज आया,
या फिर कोई रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, या किसी रिएक्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, मतलब कोई रिएक्शन हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक है, जैसे हमने बात किया था, जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन होती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो हमने वहां पे कहा कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि सोडियम भी एक नोबल गैस का कॉन्सेंट्रेशन लेना चाहता है और क्लोरीन भी। ठीक है, तो इसलिए वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। तो इसी तरह से कोई रिएक्शन में क्या मतलब ड्राइविंग फोर्स क्या है कि वो चीज हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के आंसर्स हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स से मिल जाते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। तो देखो, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है उसको बाद में समझेंगे। मतलब थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन समझने के लिए पहले कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, आप लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो आपको ये पता है, ये आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर आप लोग बात करो तो जैसे कोल है, कोल में किस तरह की एनर्जी स्टोर्ड है। हम कोल को यूज करते हैं किसके लिए, जलाने के लिए। ठीक है, हम कोल को करते हैं, कोल का करते हैं कंबशन। तो कोल से जब हम लोग कंबशन करते हैं तो यहाँ पर मिलती है हमें एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब अगर आप इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लो, अगर आप इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लो, कहाँ पर यूटिलाइज की जा सकती है, आपको पता है कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पर कोल को बर्न करते हैं। और कोल में किस तरह की एनर्जी स्टोर्ड है, कोल में स्टोर्ड है आपकी केमिकल एनर्जी। तो ये जो केमिकल एनर्जी जो कोल में स्टोर्ड है, ये एनर्जी कंबशन पे क्या होता है, कन्वर्ट हो जाती है आपके हीट एनर्जी में। ठीक है, आपको पता है वहां पे हीट मिलती है आपको। और जब हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। क्या बना रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी। तो बीच में हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, वो चीज कहलाती है हमारी इंजन। ठीक है, मतलब इंजन एक ऐसी चीज है जो हमारे हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है। या फिर आपको इन शॉर्ट ये पता है कि जो हमारे टर्बाइन्स होते हैं पावर प्लांट में, ये क्या करते हैं, ये जो हमें यहाँ से हीट मिली उसको हम लोग यहाँ पे टर्बाइन क्या करेंगे, उसको वर्क में कन्वर्ट करेंगे। और ये वर्क से क्या होगा, फाइनली हमारी टर्बाइन की एक शाफ्ट होती है, ये शाफ्ट रोटेट करती है। और जब ये शाफ्ट रोटेट करती है तो वहां पर हम फर्दर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइकिल फॉर्म हो रही है। यहाँ पे पूरा एक साइकिल है, कंबशन का साइकिल, कि यहाँ पर कोल कंबस्ट हुआ तो एनर्जी केमिकल एनर्जी से पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। फिर ये हीट एनर्जी क्या होती है, टरबाइन में जाती है। और टरबाइन में क्या होता है, वर्क प्रोड्यूस होता है। और ये वर्क प्रोड्यूस हुआ मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में फिर कन्वर्ट हुई, और फिर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सब जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या डील करता है, थर्मोडायनेमिक्स डील करता है कि हमारे पास ये जो एनर्जी है, ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स हमारे एनर्जी के साथ डील करता है। और ये डील करता है कि ये एनर्जी का जो इंटरैक्शन है वो किस तरह से हो रहा है, ये एनर्जी का जो इंटरैक्शन है वो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि एक बीकर है या एक ये वेसल है, इसमें क्या रखा है, इसमें रखा है वाटर। ठीक है, और वाटर का मैं टेम्परेचर क्या करूं, इंक्रीज करूं।
वाटर के टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब नाउ व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज, तो आपको पता है यहाँ पे धीरे धीरे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स जो होंगे इनके पास थर्मल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, और ये तेजी से यहाँ वहाँ भागने लगेंगे, ठीक है। तो आपको पता है थोड़ी देर बाद एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे वाटर जो होगा धीरे धीरे ये स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पर लेकिन ये जो वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट होना ये स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर का स्टीम में कन्वर्जन हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इट विल टेक सम टाइम। तो थर्मोडायनेमिक्स आपको ये तो बता देगा कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, पर वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये एनर्जी ये कितने टाइम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेट्स से आपके दो स्टूडेंट्स ले लेते हैं आपकी क्लास में से, ठीक है। तो लेट्स से हेट को ले लिया मैंने और दूसरा मैंने ले लिया आर्यन को, ठीक है। अब हेट और आर्यन को ले लिया, तो हेट ने बोला कि यार मैं क्या करूंगा, मैं लकड़ी जलाऊंगा और लकड़ी से यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होगी और मैं उससे वाटर को हीट करूंगा, ठीक है। उसने बोला ठीक, मैंने बोला कि ठीक है। दूसरा बोला, आर्यन ने बोला कि नहीं भाई, मैं तो गैस स्टोव पे एक वेसल रखूंगा और मैं डायरेक्टली यहाँ पर हीट करूंगा, ठीक है। तो वाटर जो है आपका, उसका टेम्परेचर दोनों केस में ही क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। पर लेकिन यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मे बी थोड़ी देर बाद वो स्टीम में भी कन्वर्ट हो जाए, पर लेकिन इसमें कितना टाइम लग रहा है ये मैं नहीं बता सकती। मतलब थर्मोडायनेमिक्स आपको ये नहीं बता पाएगा कि वाटर का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो लेट्स से वाटर 25 डिग्री सेल्सियस से बॉयल होना स्टार्ट हुआ और लेट्स से टेम्परेचर पहुंच गया 35 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो चेंज हुआ, ये टेम्परेचर में चेंज हुआ, ये अचीव हो गया दोनों के केस में। हो सकता है एक हेट को जो है वो टाइम ज्यादा लगे और आर्यन को जो टाइम है वो कम टाइम लगे। तो थर्मोडायनेमिक्स ये बात हमको नहीं बता पाता, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताता है मैम, थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है ये जो एनर्जी है वो उसका कितना अमाउंट लगेगा, मतलब एनर्जी का इंटरेक्शन इसमें कितना लगा, मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये वाटर जो है इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगे। फाइन। So thermodynamics is a branch of science that deals with energy interactions, ठीक है। अब उसके बाद इसी डेफिनेशन को मैं फर्दर आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है। तो उसमें दो टर्म ऐड होती है, सिस्टम और सराउंडिंग। तो थर्मोडायनेमिक्स की अभी हम जो ये टर्म्स पढ़ेंगे उसके साथ मैं डेफिनेशन को फिर से आपके लिए रिपीट करूंगी, ठीक है। दूसरा, थर्मोडायनेमिक्स में क्या हुआ, यहाँ पर मैंने देखा ये जो वाटर था, ये वाटर जो इस बीकर में हीट हो रहा था, तो इनिशियली ये कुछ टेम्परेचर पे था जो हमने बोला कि 25 डिग्री सेल्सियस, और फाइनली किसी टेम्परेचर पे था वो था 35 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये हीटिंग कैसे कर रहे हो, ठीक है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है इन ऑल आपको इस प्रोसेस को करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो उसने बता दी, ठीक है। तो अल्टीमेटली इनिशियल स्टेट ये थी आपके बीकर की और फाइनल स्टेट आपकी ये थी, बाकी इसको नहीं पता कि बीच में कितना टाइम लगा, ठीक है। ओके So if someone asking ki what is thermodynamics, so I should say that thermodynamics is a branch of science that deals with energy interactions. Okay, okay. कौन कौन लेट आया है? जलज निधि एंड अपूर्वा आई गेस, है ना। निधि क्या बात नहीं समझ में आई, मुझे फिर से बताओ, मैं वहां से एक्सप्लेन करूं आपको। मैम मैं अभी जैसे अपने थर्मोडायनेमिक्स अभी शुरू करा था ना, तो मैम मैं उसी टाइम ज्वाइन हुई थी, नेटवर्क ही नहीं आ रहा था ज्वाइन होने के लिए। तो मैम आप थर्मोडायनेमिक्स फिर से एक्सप्लेन कर दो ना। अभी करती हूँ, ठीक है। मेरे को ये था कि आपको शायद कोई पर्टिकुलर चीज नहीं समझ में आई, क्योंकि अभी मैंने ज्यादा तो यूज तो नहीं बताई है इसमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के लिए आपको बताया कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ये डील करता है एनर्जी से, ठीक है। कि मतलब आपको किसी कोई प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी का इंटरेक्शन है, वहां पे एनर्जी इन्वॉल्व है, तो उस प्रोसेस के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लो कि अगर मैं वाटर को हीट कर रही हूँ
किसी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से लेट्स से 35 डिग्री सेल्सियस तक मैंने हीट किया, तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है, दैट इज फाइन। पर ये टेम्परेचर कितने टाइम में राइज होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स इसकी बात बिल्कुल नहीं करता। ये बता देगा अच्छा वाटर है आपके पास, बोलेगा अच्छा पहले टेम्परेचर कितना है, इतना, बाद में कितना चाहिए, इतना, ठीक है, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आप ये एनर्जी एक बार में दे दो तो पानी बहुत मतलब जल्दी से दो, आप 5 सेकंड में इतना वाटर, 5 मिनट में मान लो दे रहे हो इतनी एनर्जी जितनी वाटर को कन्वर्ट करने में लगेगी 25 से 35, तो क्या होगा, वाटर गर्म हो जाएगा, फिर भी 35 तक पहुंच जाएगा। कोई बच्चा बोल रहा है नहीं मैम मुझे तो 15 मिनट लग रहे हैं, तो ठीक है 15 मिनट लग रहे हैं, पर फिर भी वाटर का इनिशियल स्टेट जो 25 डिग्री सेल्सियस था, थोड़ी देर बाद वो स्टेट क्या हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो किसी को 5 मिनट लगे, किसी को 15 मिनट लगे, थर्मोडायनेमिक्स को इससे कोई मतलब नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स ने कहा कि अरे आपको इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी लगेगी, बस। अब टाइम कितना लगेगा वो मुझे नहीं पता, फाइन। तो थर्मोडायनेमिक्स बात करता है एनर्जी के बारे में और एनर्जी का इंटरकन्वर्जन, मतलब एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उसके बारे में बात करता है। जैसे फिर मैंने एक और एग्जांपल पहले शुरू में एक्सप्लेन किया कि अगर कोल की बात करूं तो कोल में क्या स्टोर्ड है, कोल में स्टोर्ड है आपके पास केमिकल एनर्जी, और जब कोल को हम लोग बर्न करते हैं तो कोल की ये जो एनर्जी है इससे क्या होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इस हीट एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं हमें वाटर में, वाटर का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं टरबाइन को रोटेट करने में, ठीक है। या आपने पढ़ा है कि वाटर से जब आप टरबाइन पे बहुत तेजी से टरबाइन पे वाटर बहुत तेजी से गिरता है तो टरबाइन क्या करती है, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। तो जब टरबाइन रोटेट करती है तो जो टरबाइन की शाफ्ट है जिसपे ये टरबाइन माउंटेड रहती है उस पे क्या होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मतलब ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ पर भी किसका इन्वॉल्वमेंट है, थर्मोडायनेमिक्स का इन्वॉल्वमेंट है। पर हमें क्या करना है केमिस्ट्री में, हमें ये सब नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है हमारी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन में लेट्स से सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी ने मिलकर सब्सटेंस सी फॉर्म किया, तो ये रिएक्शन में इनिशियली कितनी एनर्जी थी अपने प्रोडक्ट रिएक्टेंट के पास, और फाइनली कितनी एनर्जी बची या कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो हमें बताएगा। इन दोनों के डिफरेंस से हम बताएंगे ये रिएक्शन कितनी आगे बढ़ेगी कितनी आगे नहीं बढ़ेगी। या कल हमने एक और एग्जांपल लिया था, अगर याद हो आपको, कि जब हमने कोबाल्ट और निकल को लिया था जब रिएक्शन में, ठीक है, निकल नाइट्रेट लिया था और कोबाल्ट लिया था, ठीक है, तो हमने जब इनकी रिएक्शन कराई थी तो हमने देखा था जो एक्वस सोल्यूशन रहता है उसमें कोबाल्ट के भी आयंस रहते हैं और निकल के भी आयंस रहते हैं। मतलब वहां पे वो सिस्टम, वो जो अपनी रिएक्शन थी वो पूरी तरह से फेवरेबल नहीं थी कि भाई प्रोडक्ट में आपको केवल पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिले, उसमें आपके एक्वस सोल्यूशन में कुछ रिएक्टेंट्स भी रह गए थे और कुछ प्रोडक्ट भी रह गए थे। तो थर्मोडायनेमिक्स आपको इसके बारे में भी बताएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक्स का एक मोटा मोटा बात, ठीक है। आगे बढ़ू अब मैं। यस मैम। ठीक, तो ये हुआ हमारा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में इतनी बात। अब हम लोग देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म्स होती हैं। पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, जहां आपको समझ में नहीं आए प्लीज रेज योर हैंड, ठीक है, तो मैं उस चीज को देख लूंगी कि भाई इसको फिर से दोबारा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे पहले समझ रहे हैं फिर हम लोग उनको कंसाइज वे में लिखेंगे, ठीक है। तो अभी बस समझते जाओ अच्छे से, मैं लिखवा सारी चीजें दूंगी आपको जो भी आज आप पढ़ोगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टर्म्स होती हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे पहली टर्म होती है वो क्या कहलाती है, सिस्टम। तो पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया कि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और उसका एनर्जी का इंटरकन्वर्जन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर सेकेंडली हम जो देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द टर्म्स विच आर यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। पहला टर्म है आपका सिस्टम, ठीक है। अब सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में होता है कि मान लीजिए मैं क्लास 11th पे स्टडी करना चाहती हूँ, क्लास 11th के सारे स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैं आप लोगों पर स्टडी करना चाहती हूँ। तो अगर मैं आप लोगों पे मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे से आता है, आपकी क्लासेस कैसी चल रही हैं, मतलब इन शॉर्ट थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए मैं आप पर स्टडी कर रही हूँ या मैं आपकी एनालिसिस कर रही हूँ, क्लास 11th को एनालाइज करना चाह रही हूँ कि क्लास 11th में ये जो स्टूडेंट्स हैं इन बच्चों को कहाँ पर दिक्कत आती है, कहाँ नहीं दिक्कत आ रही है, कौन सा सब्जेक्ट इनका अच्छे से चल रहा है। तो जब मैं
फोकस जब मेरी स्टडी आप पर चल रही है तो आप ये जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं ये मेरे क्या कहलाएंगे, यू आर कॉल्ड एज माय सिस्टम। तो कृति मैम के जो सिस्टम है इस समय क्लास 11th है, या थोड़ी देर के लिए अभी मैं क्लास 11th क्यों पढ़ा रही हूँ तो आप मेरे सिस्टम हो। अब इसके अलावा स्कूल में या कोचिंग में कोई और क्लासेस चल रही हैं, क्लास 8, 9, 10, तो इन सब से मुझे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब लेट्स से मैं बात करती हूँ, मतलब अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात नहीं कर रही, मैं ऐसी कुछ बात कर रही हूँ कि जिससे मैं आपको समझा पाऊँ सिस्टम और सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो क्लास चल रही है, क्लास में मैं हूँ, आप हैं, क्लास 11th के स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो अब मैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स को एनालाइज कर रही हूँ, तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स क्या है, मेरे सिस्टम हो गए, ठीक है। अब क्लास 11th के स्टूडेंट्स को मैं एनालाइज कर रही, हम लोग बात कर रहे थे, तो क्या हुआ, कुछ मेरी जो वॉइस होगी वो रूम से निकल कर बाहर जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों की भी वॉइस बाहर गई। अब मान लो उसकी वजह से क्लास 8 पे, क्लास 9 पे, क्लास 10 पे, आजू वाली जो भी क्लासेस चल रही थी उस समय कोचिंग में, उन पे क्या हुआ, कुछ डिस्टर्बेंस उनको पहुंची। तो मतलब जब मैं क्लास 11th को एनालाइज कर रही थी तो ये क्लास 11th क्या है, मेरा सिस्टम। और इसको एनालाइज करते वक्त इस सिस्टम का जो इफेक्ट है आजू बाजू वाली चीजों पर जो पड़ा, ये जो आजू बाजू वाली जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये है हमारी सराउंडिंग। मतलब हम जिस चीज को पढ़ते हैं या हम जिस चीज से को पढ़ना चाहते हैं वो चीज हमारी क्या होती है, दैट इज नोन एज माई सिस्टम। और जो भी चीज उस सिस्टम के बाहर है वो चीजें क्या हो जाएंगी, मेरी सराउंडिंग, ठीक है। अब मैं केमिस्ट्री में आती हूँ, मैंने एक बीकर लिया, बीकर में मेरी रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। अब रिएक्टेंट जो है, तो रिएक्टेंट में मान लो 2 रिएक्टेंट्स लिए, अब इन दोनों की वजह से क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है, फाइन। अब केमिकल रिएक्शन हुई तो जैसे मैंने बोला कि फाइन, वहां पे हो सकता है थोड़ी एनर्जी रिलीज हो सकता है वहां पे क्या कहते हैं कि मान लो अगर मैंने उसको कवर कर रखा है तो हो सकता है कि वो जो कवर उसके ऊपर, बीकर के ऊपर जो है, हो सकता है वो कवर भी रिमूव हो जाए। तो मतलब जो भी चीजें इस बीकर के बाहर है वो सारी चीजें क्या होंगी, मेरी सराउंडिंग। और जो भी चीज इस बीकर के अंदर है वो चीज क्या है, मेरा सिस्टम। मतलब जो मेरे रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्ट करने वाले हैं इस केमिकल इक्वेशन में, वो मेरे क्या है, सिस्टम। और इस बीकर के बाहर जो भी चीजें हैं वो क्या है, मेरी सराउंडिंग। तो हम जिसको पढ़ रहे हैं, जिसको एनालाइज कर रहे हैं, जिसपे मेरा स्टडी होने वाला है, वो मेरा है सिस्टम। एंड एवरीथिंग दैट इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग, ठीक है। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. ओके फाइन। तो ये हो गया मेरा सिस्टम, मतलब जिससे मैं स्टडी करना चाह रही हूँ, ठीक है। लेट्स से ये मैंने एक बीकर लिया और यही बोला मैंने कि इस बीकर के अंदर क्या है, मेरे रिएक्टेंट्स है, ठीक है। अब इन रिएक्टेंट की वजह से मेरे सराउंडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब जो भी चीज इस सिस्टम के बाहर है वो चीज मेरी है सराउंडिंग, और ये चीज क्या है, मेरी सिस्टम। तो जो चीज को मैं कंसिडर कर रही हूँ, मैं इस बीकर पे जो भी चीज है इसको कंसिडर कर रही हूँ, तो ये मेरा सिस्टम है, और इसके बाहर जो भी चीजें हैं ये हो गई मेरे सराउंडिंग, ठीक है। तो 2 चीजें हो गई, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि मैम ये जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग कहाँ तक होती है? सिस्टम तो मुझे दिख रहा है, ये जो बीकर के अंदर जितनी चीजें हैं बस ये सिस्टम मेरा यहीं तक कन्फाइंड है, पर ये सराउंडिंग कहाँ तक है? मान लो ये बीकर मेरे लेबोरेटरी में रखा है, तो मेरा लेबोरेटरी का रूम, मेरा स्कूल, या मेरा क्या बोलते हैं, कोचिंग, फिर मैं चले जाऊं तो मेरा सिटी, तो कहाँ तक ये सराउंडिंग कहाँ तक होती है, ठीक है। तो वैसे तो देखो हम बात जो करते हैं वो होता है सिस्टम और सराउंडिंग, मतलब जो भी चीज सिस्टम के बाहर है वो सारी चीजें हमारे क्या होते हैं, सराउंडिंग होते हैं। पर लेकिन आप खुद सोचो, अगर मैं फायर को जलाऊं, ठीक है, मैं अगर फायर को जलाऊं तो उससे हीट मिलेगी, पर उस चीज का, उस हीट का जो इफेक्ट है वहां उस फायर के पास जो लोग बैठे हैं केवल उन्हें ही दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने यहाँ अपने रूम में फायर जलाई और इसका इफेक्ट यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आपको दिखेगा, ठीक है, या 2 किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर दिखेगा। तो आपको जो इफेक्ट दिखता है वो इमीडिएट सराउंडिंग्स में दिखता है, मतलब जो उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में है सिस्टम के। तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ते हैं वो किसको पढ़ते हैं, जो हम इफेक्ट देखते हैं वो सराउंडिंग्स पे देखते हैं, एकदम करेक्ट बात है। पर हम लोग जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, इमीडिएट सराउंडिंग्स की, ठीक है। क्योंकि ये जो इफेक्ट है बहुत दूर नहीं दिखेगा,
मैं अपने घर में अगर आग जला रही हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि आपके घर में जाकर उस आग का इफेक्ट दिखेगा, ठीक है, वो मेरे घर के नेबरहुड में ही पता चलेगा कि हाँ भाई कदी मैम के घर में आग लग गई, पर उसका इफेक्ट कहीं और नहीं दिखना, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इमीडिएट सराउंडिंग की। मतलब अगर ये बीकर जो है वो मेरा जिस रूम में रखा हुआ है, जिस लैब में रखा हुआ है, उसका उस लैब पर क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में देखेंगे। तो ये लैब मेरी सराउंडिंग हो गई और ये बीकर जो है ये मेरा सिस्टम हो गया। फाइन, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद मैम ये जो सिस्टम और ये जो सराउंडिंग होते हैं, क्या ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं? क्या ये एक दूसरे के से सेपरेटेड होते हैं? डेफिनेटली सेपरेटेड होते हैं। तो वहां पे क्या ये जो सेपरेशन है वो हमें क्या दिखेगा? अभी जैसे मैं बीकर का एग्जाम्पल कंसिडर करूं तो आप बोलोगे कि मैम ये जो बीकर के जो वॉल्स हैं ये जो हैं ये हमारे क्या हो गए, यही तो हमारा बाउंड्री ऑफ वॉल ऑफ सेपरेशन हो गया। मतलब ये इसके बीकर के बाहर जो भी था वो हमारा सराउंडिंग था और बीकर के अंदर जो है वो हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है। मैंने बोला हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री होती है ये क्या होती है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है वही होती है बाउंड्री। तो ये जो बाउंड्री होती है इट कैन बी रियल एंड इट कैन ऑल्सो बी इमेजिनरी। तो आप बोलोगे कि मैम रियल का कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है कि भाई रियल है, पर इमेजिनरी बाउंड्री का मतलब क्या है, ठीक है। चलो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका ये जो सिस्टम है, ये जो बीकर था, ये जो मैं रिएक्शन करा रही थी, मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। यार रुको, थोड़ा सिंपल सिस्टम लेते हैं। यहाँ पे मैंने वाटर को हीट कर रही थी, क्या कर रहे थे? वाटर को हीट कर रहे थे। तो वाटर को हीट किया तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको एक लिड से कवर कर दिया, इस वेसल को मैंने एक लिड से कवर किया। तो जब मैंने लिड से कवर किया तो मैंने देखा ये मेरा सिस्टम है और इसके बाहर जो भी चीजें हैं वो मेरी क्या है, सराउंडिंग्स है। तो देखा कि एक तो ये वेसल की वॉल और ये जो लिड है ये सब मिलाकर क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम को, इस वाटर को सराउंडिंग से सेपरेट कर रहे हैं। बाद में मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि एक काम करो, अब इस लिड को हटा दो, अब इस लिड को हटा दो। तो अभी भी जो कंसिडरेशन में था, जो मेरा सिस्टम था वो क्या था, वो वाटर था। अभी भी मेरा सिस्टम वही है, पर अब आप देखो यहाँ पे ये जो ऊपर वाली जो बाउंड्री थी वो हट गई। तो यहाँ पर क्या मैम अब सराउंडिंग चालू हो गई? तो बिल्कुल, अब यहाँ से इसके बाहर से हम सराउंडिंग की ही बात कर रहे हैं। लेट्स से ये हमारा वेसल पूरा ऊपर तक भरा है, यहाँ पे ये हमारे किसकी बात कर रहे हैं, अब हम सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे कोई लिड नहीं रखा हुआ है, पर फिर भी क्या है, यहाँ पर एक सेपरेशन है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन है ये आपको फिजिकली नहीं दिख रहा है, ये रियल नहीं है, ये जस्ट आपका एक इमेजिनेशन है, ताकि आप एक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन में या उनकी स्टडी कर पाओ। तो इस तरह की बाउंड्री को हम लोग क्या कहेंगे, एक इमेजिनरी बाउंड्री कहेंगे, ठीक है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. So this is about boundary, okay, fine. तो हमने सिस्टम देख लिया, सिस्टम क्या होता है, फिर हमने देखा कि सराउंडिंग क्या होता है, नेक्स्ट हमने ये भी देख लिया कि बाउंड्री क्या होता है। और ये जो बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री हमारी रियल भी हो सकती है और ये बाउंड्री हमारी इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात करती हूँ मैं, ये जो बाउंड्री होती है, आगे भी हम इसकी बात करेंगे, ये कंडक्टिंग भी हो सकती है और ये नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है, ठीक है। देखो आपको कंडक्टिंग का मतलब पता है, कंडक्टिंग मतलब किसी चीज का फ्री फ्लो कराना। फ्री फ्लो कराना, फ्री फ्लो कराना मतलब अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर कंडक्टिंग है। देखो कंडक्टिंग मतलब क्या करेगा, वहां से कोई ना कोई एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं कहूँ, जैसे हम कहते हैं कि वहां पे हमें यहाँ पर जिसकी बात करने वाले हैं, हम किसकी बात करना है, हीट। तो अगर किसी बाउंड्री से हीट का ट्रांसफर हो सकता है तो वो बाउंड्री कैसी है, कंडक्टिंग। और अगर उस बाउंड्री से हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता तो दैट बाउंड्री इज नोन एज नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो अगर वहां से हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या है, कंडक्टिंग है, ठीक है। वहां से हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता तो देन इट इज नॉन कंडक्टिंग, वो हीट नहीं कैरी कर सकता। कंडक्टर मतलब जो कैरी करके ले जाए। तो यहाँ पे जब नॉन कंडक्टिंग होती है हमारी बाउंड्री, तो इस तरह की बाउंड्री को हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। क्या बोलते हैं,
एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब होता है कि वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर या हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता उस बाउंड्री के क्रॉस। वहां पे हीट का ट्रांसफर अगर नहीं हो सकता तो उस तरह की बाउंड्री क्या होती है, एडियाबैटिक। और जहां पर हो सकता है तो दैट इज कंडक्टिंग, और इसको हम लोग कहते हैं डायाथर्मल। ठीक है, डायाथर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं एडियाबैटिक की बात करेंगे आगे भी, कि एडियाबैटिक बाउंड्री कौन सी हो सकती है। आप क्या सोच सकते हो कि कौन सी चीज, कौन सी बाउंड्री ऐसी है जहां पर ये हीट का ट्रांसफर जिसके क्रॉस नहीं हो सकता? सोचो, आप दे सकते हैं इसका आंसर। कोई एक ऐसी चीज आपके रियल लाइफ में से जहां पे हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। वैक्यूम फ्लास्क। वैक्यूम फ्लास्क अगर मैं बोलूं तो आइडियली कह दूंगी कि हाँ चलो वैक्यूम फ्लास्क में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब अगर मैंने उसमें चाय स्टोर करके रख ली तो वो चाय काफी देर तक गर्म रहेगी। ठीक है, बट लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि वैक्यूम फ्लास्क जो बनता है आइडियली वो इसलिए बनता है कि वहां पे क्या हो, ये हीट का जो ट्रांसफर है ये नहीं हो। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं ये मेरे पास जो अपना ये वैक्यूम फ्लास्क है, इसमें मैंने टी स्टोर करके रखा या वाटर स्टोर करके रखा, ये वाटर जिस भी टेम्परेचर पर है इसका टेम्परेचर वही मेंटेन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हीट का फ्लो सिस्टम के अंदर नहीं होगा और यहाँ पे सिस्टम के से बाहर भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो एडियाबैटिक ये जो हमारा थर्मस फ्लास्क या वैक्यूम फ्लास्क है इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो वॉल्स है वो कैसी है, एडियाबैटिक। पर अगर मैं रियल लाइफ में बात करूं तो क्या ये एग्जाम्पल ट्रू है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैम अगर मैंने चाय रख ली आज बना के, सोचा यार आज की चाय बहुत ही जबरदस्त बनी है, इतनी अच्छी चाय बनी है कि आज मतलब इतनी अच्छी तो किसी ने बनाई नहीं मेरे पीढ़ियों में। अब मैं कहूँ कि भाई नहीं, ये अगली पीढ़ी जो आएगी मैं उसको भी पिलाऊंगी, तो अगर मैं उस फ्लास्क में वो चाय स्टोर करके रखना चाहूँ तो क्या वो रहेगी स्टोर उसी टेम्परेचर पे? नहीं रहेगी, उसका टेम्परेचर एक दिन बाद ही देखेंगे तो हम कम हो जाएगा। तो मतलब ये जो वैक्यूम फ्लास्क है या हमारी दुनिया में जो भी चीजें हैं वहां पे कोई भी चीज परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं है। परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं है मतलब परफेक्टली वहां पे क्या होता है, कंडक्शन वहां पर हो ना हो ऐसा नहीं होगा, वहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट पक्का वहां पे ट्रांसफर होगी। मतलब देयर इज नो परफेक्ट इंसुलेटर। तो जो भी चीज अच्छी इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी मतलब वो चीज क्या है, एडियाबैटिक। ठीक है, उस समय पे अगर कहीं पर इंसुलेशन है इसका मतलब क्या है, वहां से हीट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पे उस बाउंड्री से क्या होगा, वहां पर उस बाउंड्री से हीट का फ्लो नहीं होने वाला, तो उस बाउंड्री को हम लोग कह देंगे थोड़ी देर के लिए ये एक एडियाबैटिक बाउंड्री है। ठीक है, ओके। अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज इसमें देखेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम। हमने सिस्टम पढ़ लिया कि क्या होता है, देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम में जो सबसे पहला सिस्टम आता है दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम है हमारा जो हमारे यहाँ पर हमने वाटर लिया था इस बीकर में, इस वाटर के साथ क्या हुआ था, हमने पहले इसको क्लोज करके रखा था और बाद में हमने क्या किया था, इसका लिड हटा दिया। ठीक है, तो जब इस पर कोई लिड नहीं है, जब इस वेसल पे कोई लिड नहीं है और मैं कह रही हूँ इसकी जो वॉल्स हैं दे आर ऑल्सो कंडक्टिंग, मतलब मान लो किसी मेटल की बनी हुई है और वो मेटल हमारा कंडक्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वॉल्स आर कंडक्टिंग, walls are conducting as well as there is no lid over it, no lid over it। तो यहाँ पर जो सिस्टम है, यहाँ पर अब आप बताओ अगर मुझे इसमें और वाटर ऐड करना है तो क्या मैं वाटर को ऐड कर पाऊंगी? बिल्कुल, मैं यहाँ से वाटर को निकाल भी सकती हूँ और मैं यहाँ पर वाटर को ऐड भी कर सकती हूँ। मतलब यहाँ पर इस सिस्टम के अक्रॉस मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, आई कैन ट्रांसफर मास अक्रॉस दिस सिस्टम। मतलब वाटर का एडिशन भी हो सकता है और वाटर का रिमूवल भी हो सकता है सिस्टम से इजीली। तो ये तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। पर लेकिन केवल मास से मैम हो जाएगा क्या ओपन? नहीं, यहाँ पर जो दूसरी चीज होती है वो क्या होती है, एनर्जी। दूसरी चीज क्या होती है, एनर्जी। तो अगर इस सिस्टम के अक्रॉस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मान लो इसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी का फ्लो होगा, कंडक्टिंग है, तो मतलब यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर भी है और यहाँ पर मास का भी ट्रांसफर है। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम वेयर both mass transfer and energy transfer can take place across the system। ठीक है, अब इसी तरह से जो दूसरा सिस्टम है उसको हम लोग बोलेंगे, हाँ हाँ मैम एक बार आप फिर से ओपन सिस्टम बताओगे?
ओपन सिस्टम में मैंने बोला यहाँ पर जो बीकर है, इस बीकर में मैंने लिया वाटर, ठीक है। अब इस वाटर को मैं क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ, और ये जो वेसल है वहां पर क्या हो रहा है, कंडक्टिंग वॉल है, यहाँ पर क्या है, कंडक्टिंग बाउंड्री है, मतलब इसके क्रॉस हीट का ट्रांसफर हो सकता है। तो अगर यहाँ पर हीट का ट्रांसफर हो सकता है, मतलब ये मैंने इसको हीट किया तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, ठीक है मैम। मतलब यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, ऑलराइट। अब इस सिस्टम को आप देखो तो इस सिस्टम के ऊपर मैंने कोई भी लिड या कोई कुछ भी इसके ऊपर एक कवर नहीं रखा। तो अगर इस सिस्टम के ऊपर कोई कवर नहीं रखा मैंने, तो इस सिस्टम से मैं वाटर का ट्रांसफर कर सकती हूँ, मतलब यहाँ से मैं वाटर निकाल भी सकती हूँ और इसमें मैं कुछ वाटर ऐड करना चाहूँ तो ऐड भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिस्टम के क्रॉस मास का ट्रांसफर पॉसिबल है, एज वेल एज यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर भी पॉसिबल है, ठीक है। या वाटर ऐसा भी देखो, आप हीट करते करते कई बार वाटर में बॉईल आया और ये क्या हुआ, बाहर जाके स्पिल हो गया, तो ये भी क्या हो गया, मतलब मैम अपने सिस्टम में से मास क्या हो गया, बाहर निकल कर आ गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मास का ट्रांसफर हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ये सिस्टम क्या हो गया मेरा, एक ओपन सिस्टम हो गया, फाइन। तो दूसरे तरह की हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, दिस इज योर क्लोज सिस्टम। तो मैम क्लोज सिस्टम क्या होता है, अब जैसे हमने वहां पर वाटर को क्या किया था, वाटर को वेसल में रखा था, पर हमने इसके ऊपर लिड नहीं लगाई थी। अब मैंने क्या किया, इस बीकर के ऊपर मैंने एक लिड भी प्लेस कर दी। तो जब मैंने इसके ऊपर एक लिड रखी, तो अब आप इस सिस्टम को, मतलब सिस्टम मतलब ये मेरा पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, मैं वाटर पे स्टडी कर रही हूँ। अब क्या हुआ, जब जैसे ही मैंने इस पर एक लिड रखी, तो क्या हुआ, इस सिस्टम में अब कुछ भी मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है, मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो जो सिस्टम में मास है वो वही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। यहाँ पे अब क्या है, अब मैं इस लिड को हटा नहीं सकती, क्योंकि द मोमेंट आई रिमूव दिस लिड इट विल बिकम ओपन सिस्टम। अब आप कहो कि मैम मैं लिड हटा के इसमें वाटर ऐड कर दूं, तो जब आपने इसमें लिड हटा के वाटर ऐड किया तो उस टाइम पे ये ओपन सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम ये नहीं रहा। तो अगर आपको सिस्टम में जो भी स्टडी करनी है, आपको एज इट इज करनी है, मतलब आपका सिस्टम अभी इस तरह से लिड क्लोज है, तो अब आप पढ़ो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ठीक है, बट क्या इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है अभी भी, द आंसर इज यस, देयर कैन बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट दिस टाइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, वॉल्स कंडक्टिंग है, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता, बट वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, उस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस सिस्टम एज क्लोज सिस्टम, ओके। थर्ड काइंड ऑफ सिस्टम की हम बात करें तो दिस इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, मैम मास हो गया, एनर्जी हो गया। अब इस सिस्टम में ना ही मास का ट्रांसफर होता है, ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। जहाँ पे मास का ट्रांसफर भी नहीं हो और जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं हो, उस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको एक आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब उसको दीन दुनिया से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। अब एक तरह से इसका जो एक एग्जाम्पल दिया जाता है वो बोल रहे हैं हम वैक्यूम फ्लास्क, ठीक है। वैक्यूम फ्लास्क में क्या है, अभी हमने इसकी वॉल्स के बारे में बात किया, हम वॉल्स को आइडियली लेके चल रहे हैं, एक इंसुलेटर है और यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा अक्रॉस द सिस्टम। पर अगर मैं इसमें मास की बात करूं, तो आप वैक्यूम फ्लास्क को क्लोज कर दो, उसको भी कवर करके उसका कैप लगा कर रख दो, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मास का ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा। तो वैक्यूम फ्लास्क, या फिर आई कैन से आइडियली वैक्यूम फ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब दूसरी चीज, मान लो मैंने सिस्टम ले लिया, ठीक है, और मैंने पूरी सराउंडिंग्स ले लिए, इमीडिएट सराउंडिंग्स जो उसके आसपास नहीं थे पूरे ले लिए। मतलब मैं अपने रूम पे स्टडी कर रही हूँ, मैंने अपने रूम को ले लिया, रूम के बाहर वाले रूम को ले लिया, घर को ले लिया, नेबरहुड को ले लिया, सिटी को ले लिया, स्टेट को ले लिया, मैंने धीरे धीरे करके मैं चली गई स्पेस पर, मैंने सबको कवर कर लिया। तो अगर मेरे ऐसे चीजें हैं जहां पर मेरा सिस्टम है और साथ साथ सराउंडिंग है, ठीक है, इन दोनों को इंक्लूड कर लिया, तो ये टुगेदर एक सिस्टम बना, और इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। और इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्स, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स बोले तो यूनिवर्स के अंदर सारी चीजें आ गई, जो आप पढ़ रहे थे वो भी, उसके बाहर जो सराउंडिंग है वो भी। तो यूनिवर्स के बाहर कुछ नहीं है, सब चीजें यूनिवर्स के अंदर है। तो यूनिवर्स को मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल ले सकती हूँ। इज दैट फाइन टिल नाउ? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है?
नो मैम। समझ में आ गया मैम। समझ में आ गया? ओके जलज, ओके। हेट समझ में आया? यस मैम। विनिशा? हाँ मैम आ गया। अपूर्वा, आपका ये फर्स्ट क्लास है क्या? अपूर्वा? ओके ओके फाइन। तो डिड यू अंडरस्टूड? समझ में आया? अच्छा, आप लोग यार कैमरा ऑन करके रख लिया करो, आप लोग को इंस्ट्रक्शंस मिले हैं शायद, है ना? कैमरा ऑन रख लो अपना अपना, ठीक है? मुझे भी तो दिखना चाहिए। मैं भी अगर कैमरा ऑफ करके पढ़ाऊंगी तो आपको मजा आएगा क्या पढ़ने में, बताओ मुझे। मैं कैमरा ऑफ कर दूं तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा, ठीक है? तो इसलिए आप लोग भी अपने अपने कैमरा ऑन करके बैठ जाओ ताकि मुझे भी आपका एक रिस्पॉन्स समझ में आए। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ लिया सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में, बाउंड्री के बारे में और टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है? तो ये जितनी चीजें पढ़ी हैं पहले इनको एक बार लिख लेते हैं, इसके बाद हम इस पर दूसरे सिनेरियो पर चलेंगे जहां पर हम बात करेंगे हीट की, वर्क की एंड इंटरनल एनर्जी की। मतलब जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी ऑफ द सिस्टम ही आगे हम लेके जाने वाले हैं अपने केमिकल रिएक्शन से, ठीक है? तो सबसे पहले लिख लो आप लोग थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले लिखो वहां पर टर्म अपना थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? तो लिखो thermodynamics is the branch of science. Thermodynamics is the branch of science that deals with the study of different kinds of energy and their interconversion. तो देखो इस डेफिनेशन को अगर मैं एक्सटेंड करना चाहूँ तो मैं इसको सिस्टम और सराउंडिंग तक एक्सटेंड कर सकती हूँ, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है और इस एनर्जी की इंटरेक्शन को हम कर रहे हैं बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। मतलब सिस्टम में अगर कुछ एनर्जी का चेंज हुआ, इस सिस्टम में कुछ चेंजेस हुए, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दीज एनर्जी चेंजेस ऑन द सराउंडिंग, ठीक है? ठीक है फाइन, तो यू कैन राइट। अच्छा, एक चीज और, थर्मोडायनेमिक्स हम जो भी बात करते हैं हम बल्क चीजों की बात करते हैं, ठीक है? मान लो मेरे पास मान लो ये मेरा बीकर है, वहां पे बहुत सारे आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है? तो हम उनकी एवरेज की बात, उन सबकी इकट्ठे बात करती हैं। कोई ऐसा सिस्टम जहां पे मान लो 5-6 मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट है, मैं वहां पे थर्मोडायनेमिक्स की बात नहीं करूंगी, ठीक है? तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमेशा बल्क चीजों की बात करेगा, ठीक है? तो जहां पर चीजें 2-3 हैं या बहुत कम नंबर पर हैं, वहां पर मैं इनकी बातें नहीं करूंगी या वहां पर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात नहीं करते हैं। तो जब भी हम किसी चीज को बल्क स्केल पे लेके जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी, और जब हम लोग उसको छोटी छोटी चीजों की, मतलब 5-6 चीजों की, जो 5-6 मॉलिक्यूल्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, इट विल बी माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ठीक है? तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जो पढ़ते हैं दैट इज मैक्रोस्कोपिक, ठीक है? यू कैन राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट. It tells us about thermodynamics, tells us about the macroscopic properties of matter. Macroscopic properties of matter. इसके बाद हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि यहाँ पर हम किसकी बात नहीं करते, हम यहाँ पर टाइम की बात नहीं करते, ठीक है? So you can write down the next point. It does not tells us about the rate of energy transformation. It does not tells us about the rate of energy ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एनर्जी किस रेट से ट्रांसफर हो रही है, रेट का मतलब क्या होता है, वहां पे टाइम के बारे में बात करता है। जब भी वहां पे, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है? उसी तरह से यहाँ पे वहां पे आपने क्या किया, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में देखा कि अगर वेलोसिटी कम टाइम में ज्यादा चेंज हो गई तो वो क्या है, एक्सेलरेट जल्दी हो रही है। उसी तरह से यहाँ पर हम उसके टाइम के साथ बात नहीं करेंगे एनर्जी के चेंजेस की, ठीक है? Next point, it deals with
It deals with the initial state and final state of the system. It deals with the initial state and final state of the system. अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आया state of the system, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे. State of the system, ठीक है? It deals with the initial and final state of the system. Next लिखो. It deals with equilibrium states. It deals with equilibrium states. It deals with equilibrium states. Equilibrium states का मतलब क्या होता है? Equilibrium के बारे में भी हम अभी बात कर लेते हैं, ठीक है? It deals with equilibrium states, ठीक है? इसके बाद लिखो system. System. System में लिखो. It is the part of universe. It is the part of universe which is under observation. It is the part of universe which is under observation. Which is under observation. Surroundings में लिखो. The remaining part of the universe. The remaining part of the universe. The remaining part of the universe. Remaining मतलब उसमें system हट गया. Which is not a part of the system. The remaining part of universe which is not the part of the system is known as surrounding. Is known as surrounding. इसके बाद लिख लो system plus surrounding. System plus surrounding constitute universe. System plus surrounding constitute universe. मतलब यूनिवर्स में क्या है? आपका सिस्टम भी है और सराउंडिंग भी है, ठीक है? तो हम लोग ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमारी जो पूरी सराउंडिंग है, एंटायर सराउंडिंग मतलब सिस्टम के बाहर जो भी चीजें हैं वो इफेक्ट नहीं होंगी, ठीक है? तो जो उसके इमीडिएट कॉन्टैक्ट में है वही उस पर इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है? तो वही हो जाती है हमारी इमीडिएट सराउंडिंग, राइट? इसके बाद लिखो टाइप्स ऑफ सिस्टम. टाइप्स ऑफ सिस्टम. अच्छा रुको, बाउंड्री रह गया. लिखो पहले बाउंड्री लिखो. the wall that separates the system from the surrounding is called as boundary. The wall that separates the system from the surrounding is known as boundary. The wall that separates the system from the surrounding is known as boundary. It may be real or imaginary. It may be real or imaginary. ठीक है? Okay. It may be real or imaginary. ठीक है, तो हमने जो डिस्कस किया आपका एग्जाम्पल की बीकर में अगर लिड है तो वहां पर क्या है? लिड है तो वही आपका बाउंड्री है. बीकर की वॉल्स भी हैं बाउंड्री और लिड भी है जो उसको सेपरेट कर रहा है. पर अगर आप उस समय लिड हटा दो तो क्या होगा? अब वहां पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अभी भी सेपरेशन है, बट अब आपको वो चीज इमेजिन करनी पड़ेगी, ठीक है? तो जब भी कभी हम इमेजिनरी बाउंड्री की बात करेंगे ना, तो वहां पर देखो वॉल्यूम आपकी फिक्स हो जाएगी, ठीक है? सिस्टम की वॉल्यूम वहां पर फिक्स हो जाएगी. जैसे बीकर में आपके जो वाटर प्रेजेंट है, तो जितना वॉल्यूम है वाटर का, तो आप बोलोगे कि ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जो है मैं इस वॉल्यूम पे एनालाइज कर रहा हूँ, तो ये वॉल्यूम मेरी फिक्स हो गई, ठीक है? अब इसके यहाँ से ही मैं मान सकती हूँ कि मेरी जो है इमेजिनरी बाउंड्री चालू हो गई, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ सिस्टम. इसमें पहले लिख लो ओपन सिस्टम. पहला लिखो ओपन सिस्टम. और इसमें लिखो both mass transfer and energy transfer. Both mass transfer and energy transfer can take place across the system. When आगे लिख लेना when both mass transfer and energy transfer
can take place across the system. Such kind of system is known as open system. Such kind of system is known as open system. ठीक है, जहाँ पे मास का ट्रांसफर भी हो सकता है और जहाँ पर एनर्जी का भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए मैं ड्रॉ करूँ, बहुत सिंपल सा डायग्राम। ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पर मास ट्रांसफर भी हो सकता है, यहाँ पर मास ट्रांसफर भी हो सकता है, एज वेल एज यहाँ पर एनर्जी का भी ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। और बाहर क्या है, सराउंडिंग। मास ट्रांसफर भी है और एनर्जी ट्रांसफर भी है, तो ये क्या हो गया, अपना ओपन सिस्टम हो गया। ठीक है, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट लिखो क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट लिखो क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में लिख लो when only energy transfer can take place across the system, when only energy transfer can take place across the system, when only energy transfer can take place across the system, such kind of system is known as closed system. Such kind of system is known as closed system. मतलब यहाँ पर क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एंड देयर इज ओनली एनर्जी ट्रांसफर हमने लिखा, मतलब वहां पे देयर इज नो मास ट्रांसफर। तो इसमें आप लिख लो देयर इज ओनली एनर्जी ट्रांसफर। ओके, देयर इज ओनली एनर्जी ट्रांसफर। नेक्स्ट लिख लो आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट लिख लो आप आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में लिखो when there is no mass transfer, when there is no mass transfer and energy transfer, when there is no mass transfer and energy transfer across the system, when there is no mass transfer and energy transfer across the system, या फिर सिस्टम बाउंड्री, मतलब दोनों चीजें लिख सकते हो, देन सच काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। सच काइंड ऑफ सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो एग्जाम्पल में इसके लिख लो, यू कैन राइट एग्जाम्पल एज वैक्यूम फ्लास्क, और दूसरा आप लिख सकते हो इसका यूनिवर्स। दूसरा लिख सकते हो यूनिवर्स, वैक्यूम फ्लास्क एंड यूनिवर्स। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारे टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब बात होती है कि मैम ये जो सिस्टम है इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब डिफाइन मतलब कि मेरे सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, उनको कैसे बताएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट यू कैन राइट स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब होता है कि हमारा सिस्टम किस स्टेट पर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि वाटर है, अगर एक बीकर में वाटर है तो ये जो वाटर है ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा है, तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर इस बीकर में ये जो वाटर है इसका जो प्रेशर है वो P है, ये रूम टेम्परेचर पर है, तो रूम टेम्परेचर है लेट्स से मेरा 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसका जो रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर है मेरा इसका 1 बार। ठीक है, अब मैं बात करूं कि इसमें ये जो वाटर है इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया मेरा तीसरा पैरामीटर जो कि मेरे को इसकी स्टेट बताएगा। ठीक है, तो मुझे पता चल गया इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, और या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ इसमें मैंने कितना मास दिया, यहाँ पर कितना केजी वाटर है, वॉल्यूम में पता चलेगा यहाँ पर कितना लीटर्स ऑफ वाटर है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है, स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब हुआ कि हमारा सिस्टम करंटली किस स्टेट पर है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम दैट इज डिफाइंड बाय, दैट इज नोन एज द स्टेट ऑफ द सिस्टम।
एंड मैम ये कंडीशन किससे पता चलती है? ये कंडीशन पता चलती है हम लोग को प्रॉपर्टीज से, ठीक है। ये जो कंडीशन पता चलती है ये हमें किससे पता चलती है? प्रॉपर्टीज से। अब प्रॉपर्टी में कौन कौन सी बात की? इस वाटर के लिए मैंने 4 चीजों की बात की। या तो मुझे वाटर का प्रेशर पता है, वाटर का टेम्परेचर पता है, वाटर का वॉल्यूम पता है, या वाटर का मास पता है, ठीक है। बेसिकली यही 4 चीजें होती हैं जो भी हमारे स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन कर सकती हैं। अब अगर आप इसके अलावा कुछ और सोचना चाहो तो मुझे बताओ, कोई भी और चीज जो आप कहो कि नहीं मैम इसका प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम के अलावा भी मैं कुछ बात करूंगा कि नहीं, वो इसका स्टेट बता पाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच पाते हो, ठीक है। देखो मास का मतलब मेरा यहाँ पर क्या है, केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कॉम्पोजिशन। मतलब मान लो आपके यहाँ पर इस बीकर में वाटर की जगह अगर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने जा रही होती, तो यहाँ पे क्या होते? रिएक्टेंट्स होते। तो उन रिएक्टेंट्स का क्या कॉम्पोजिशन है, मतलब कौन कौन से रिएक्टेंट्स है, ठीक है, किसका कितना मास है, या किसके कितने मोल्स हैं उसमें, तो वो बात हम किसमें कर लेते हैं? यहाँ पर। तो मास लिख सकते हैं, ओके, डेंसिटी। वेरी गुड जलज। अभी हम बात करते हैं डेंसिटी की। और कुछ इसके अलावा? मुझे जलज ने एक इनपुट दिया कि मैम हम अगर कंडीशन की बात करना चाहें तो हम डेंसिटी की बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं डिस्कस कर सकती हूँ कि डेंसिटी हम लोग बात करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास है, मास या फिर आई कैन से कॉम्पोजिशन। अब अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आपको सिस्टम का मास पता है एंड यू आल्सो नो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, तो आपको उसकी डेंसिटी ऑलरेडी पता है। मतलब जो 4 चीजें मैंने यहाँ पर बताई, तो डेंसिटी जो है वो इन्हीं पे डिपेंडेंट है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे 4 चीजें जो हमारे सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन कर सकती हैं, वो ये 4 चीजें हैं। अब जो इनके अलावा जो और प्रॉपर्टी निकल कर आती हैं, वो इन चारों पर ही डिपेंड करेगी, ठीक है। तो डेंसिटी इज वन ऑफ देम। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम एंड विच इज डिपेंडेंट ऑन द गिवन प्रॉपर्टी। फाइन जलज? यस मैम। ओके, ठीक है। तो इसकी इसी तरह से अगर कोई और कुछ और प्रॉपर्टी सोच सकता है तो वो भी बताए। फाइन। तो ये हो गया मेरा स्टेट ऑफ द सिस्टम के बारे में बात। फाइन। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमको बात करना है स्टेट ऑफ द सिस्टम में, हमने बात कर लिया प्रॉपर्टीज की, ओके, ठीक है। इसको लिख लो पहले, स्टेट ऑफ द सिस्टम को लिख लो। स्टेट ऑफ द सिस्टम में लिखो, इट इज यूज्ड, it describes the condition of the system. It describes the condition of the system and it is and is described by certain measurable parameters and is described by certain measurable parameters. कौन कौन से measurable parameters हैं? प्रेशर है, certain measurable parameters like volume, pressure, temperature, volume, pressure, temperature and composition. Volume, pressure, temperature and composition. Volume, pressure, temperature and composition. These properties एक मिनट, इसके प्रीवियस लाइन हमने क्या लिखी? It is used to describe the condition of the system and is described by certain measurable parameters. यस मैम। ठीक है, फिर लिखो certain measurable parameters में आपने लिखा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास। इसके बाद लिखो these parameters are called as properties of the system. These parameters are called as properties of the system. तो अगर कोई कहे कि सिस्टम क्या होती है, तो आप बोलोगे प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम वो पैरामीटर्स हैं जो हमारे क्या करते हैं, सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। these are known as properties of the system, ठीक है। तो अगर मुझे बताओ, हम जैसे वाटर का एग्जांपल ले रहे थे, वाटर इनिशियली 25 डिग्री सेल्सियस पे था, मैंने उसको हीट किया, फाइनली इसका टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
अब आप देखो तो वाटर का वॉल्यूम वही है, मैंने उसको लिड से कवर किया ताकि कोई भी वाटर इवेपोरेट नहीं हुआ हो, ठीक है। अभी तो इवेपोरेशन का प्रोसेस की बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे मैंने वाटर को कवर करके रखा कि वाटर जितना है उसका वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इसमें क्या हुआ, इसके टेम्परेचर में क्या हुआ, राइज हुआ 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर एक पैरामीटर भी चेंज हो गया, ठीक है, अगर एक पैरामीटर मतलब ये जो 4 चीजों बात की हमने, अगर इसमें से एक प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है, इसका मतलब जो स्टेट है सिस्टम का वो चेंज हो रहा है। इनिशियली सिस्टम मेरा 25 डिग्री सेल्सियस पे था, अब मेरा सिस्टम 35 डिग्री सेल्सियस पे है। So you can write down next point. If any one, next point is if any one of these parameters, if any one of these parameters changes, if any one of these parameter changes, the state of the system changes. The state of the system changes. ठीक है, ओके। और ये जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ना, ये जो हमने कहा, सॉरी, ये जो हमने लिखे ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन्हीं को हम लोग कहते हैं, क्या हमने लिखा, इनको प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, these parameters which are used, these parameters which are used to define the state of the system, these parameters which are used to define the state of the system are also called as state function, are also called as state function or state variable. State function और state variable. State function का मतलब क्या हो गया कि ये स्टेट पे डिपेंड करते हैं। लाइक इनिशियली टेम्परेचर 25 था, तो ये पहले मेरी स्टेट में टेम्परेचर 25 था। अब जब वाटर हीट हो गया तो इसकी स्टेट चेंज हो गई, इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो मतलब यहाँ पे ये जो अपने पैरामीटर है टेम्परेचर, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट पे। ये चेंज कैसे आया, मैंने वाटर को कैसे हीट किया, मैंने वहां पर उसको क्या कहते हैं, लकड़ी पे रख के हीट किया कि मैंने उसको बर्नर पर हीट किया, इस पे नहीं फर्क पड़ रहा उसको ये पता है इनिशियली टेम्परेचर इतना था, फाइनली टेम्परेचर भी इतना ही है, तो मतलब सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई, ठीक है। So they are not concerned about how the process is taking place, but instead they are only dependent upon the initial state and the final state. Okay? तो इसलिए ये क्योंकि प्रोसेस पे नहीं डिपेंड करते, ये केवल इस बात पर डिपेंड कर रहे हैं कि पहले मेरी स्टेट पे टेम्परेचर ये था, फाइनली ये टेम्परेचर था, कैसे मैंने हीट किया नहीं फर्क पड़ता इनको, बट टेम्परेचर ये रीच हो गया, तो मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, दे आर ओनली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन या फिर स्टेट वेरिएबल्स, जो कि स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, तो वो होते हैं हमारे स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स। ओके, hence they are called as state function and state variables. उसी के आगे लिख लो, स्टेट फंक्शन एंड स्टेट वेरिएबल्स के आगे लिख लो, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, वो एंड इस पे लिखना है हमें कि उनको उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, and they do not depend upon, and they do not depend, नहीं इसका ऐसे नहीं लिखो, रुको फ्रेमिंग गलत हो रही है, एंड हाँ ऐसे लिखो, एंड वेरिएबल्स are not concerned, and variables are not concerned how, and variables are not concerned how this change of state is taking place, and the variables are not concerned about how this change of state is taking place. ठीक है, तो ये स्टेट में चेंज कैसे हुआ ये नहीं फर्क पड़ रहा है इनको केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से मतलब है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे कि ये क्या है हमारे, ये है मेरा एक स्टेट फंक्शन। इसके बाद होता है कि कई बार हम लोग को क्या होता है, सारी प्रॉपर्टीज वहां पर नहीं डिफाइन करनी पड़ती, ठीक है। इस बात को हम अभी शायद नहीं समझ में आएगी मेरी बात, कि कई बार क्या होता है कि वहां पर हम लोग दो चीजों को डिफाइन करें और वहां पर तीसरी या दूसरी चीजें, दो चीजें ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती हैं कि हाँ तीसरी चीज ये निकल कर आएगी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला थोड़ी देर के लिए, आपने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में सुना है क्या, गैस के लिए यूज होती है आइडियल गैस इक्वेशन। मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में अभी आपको नहीं पढ़ाई है, पर अगर आपने सुना है तो मुझे बताइए, तो मैं उसका एक एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा ठीक है, छोड़ो, आई हैव अ गुड एग्जाम्पल।
वाटर हमारा बॉयल होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। आप सबको पता है कि प्रेशर अगर आपका 1 atm है तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करो, अगर आपने प्रेशर ऑफ वाटर को क्या करो, डिक्रीज कर दिया, आप हिल्स पे ले जाओ, ठीक है। तो आपका वाटर जो होता है, जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता था आपके सी लेवल या आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर या टेम्परेचर पे, पर लेकिन जैसे ही आप हिल्स पे लेके जाते हो तो वहां पे टेम्परेचर क्या क्या होता है, टेम्परेचर फॉल हो जाता है। तो अगर वहां पे टेम्परेचर फॉल हुआ तो वहां पर क्या हुआ, ये जो प्रेशर वहां पे क्या हुआ, प्रेशर फॉल हुआ, वहां पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है विद हाइट। तो जैसे ही प्रेशर का डिक्रीमेंट हुआ तो अब जो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर है दैट विल नॉट बी 100 डिग्री सेल्सियस बट इट विल बी समवेयर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट विल बी समवॉट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब कि ये जो प्रेशर है और ये जो वैल्यू होगी ये फिक्स्ड है। अगर प्रेशर हमारा 1 atm है तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, ये बात एकदम फिक्स है। उसी तरह से जब आप हिल्स पे जाते हो या आप जैसे ही हाइट पे जाते हो तो वहां पर क्या होता है, हाइट इंक्रीज हुई, प्रेशर डिक्रीज हुआ, क्योंकि वहां का प्रेशर कम हो गया तो जो आपको टेम्परेचर चाहिए वाटर को बॉइल करने के लिए वो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है और वो टेम्परेचर फिक्स रहता है जैसे कि हमारा 1 atm पे रहता है। तो अब आप देखो वाटर को बॉइल करने के लिए प्रेशर पहले फिक्स था, ठीक है, प्रेशर फिक्स था 1 atm, तो हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर भी फिक्स था। उसी तरह से जैसे ही मान लो मैं हिल एरिया में गई, वहां पर प्रेशर है मेरा 1 बार की जगह मान लो 0.8 बार, तो 0.8 बार प्रेशर में जो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो कम हो जाएगा और वो वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है। तो अब प्रेशर फिक्स कर दिया तो वहां पर क्या हुआ, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली वहां पर पता चल गया इतने पे ही बॉइलिंग होनी है, ठीक है। तो मतलब हर बार आपको सारे पैरामीटर्स या सारे प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो कई बार कुछ प्रॉपर्टीज पता है आपको तो उन्हीं पे हमारी दूसरी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी, ठीक है। इस पॉइंट को लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो। टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम, टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम, all the properties of the system, all the properties of the system need not be necessarily defined, need not be necessarily defined, ठीक है। मतलब अगर हमें डिफाइन करना है मतलब प्रॉपर्टीज, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए सारी प्रॉपर्टीज के लिए उसको डिफाइन करें, कॉमा only few properties can be varied independently, only few properties can be varied independently, ठीक है। only few properties may be varied independently, और ये किस पर डिपेंड करेगा, ये हमारे सिस्टम पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि हमें उसकी प्रॉपर्टीज कितनी चाहिए डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो आप, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सिस्टम, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की, ठीक है। तो ये इंटरनल एनर्जी का टर्म आपके लिए नया है कि भाई ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। अब अगर कोई भी रिएक्शन होने जा रही है, ठीक है, लेट्स से A प्लस बी मिलके हमारे यहाँ पर C फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारे बीकर में क्या है, पहले A प्लस बी था, अब फाइनली मान लो वहां पर क्या बन गया, फाइनली कंप्लीट रिएक्शन हो गई और वहां पर C बन गया। तो यहाँ पर A जो हमारा रिएक्टेंट A है इसकी कुछ एनर्जी होगी, कुछ A में कुछ एनर्जी होगी ना यार। जो भी हमारा यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट है उसके पास क्या है, किसका मेडअप है, हमें पता है ये सारे जो मैटर होते हैं किससे बने होते हैं, सारे हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हैं, और एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते हैं। फिर हमने पता है स्टेट्स ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कुछ एक एनर्जी, कुछ फोर्स इनके बीच में होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके आजू बाजू, फिर इनकी आपस में भी फोर्सेस हैं उसकी वजह से कुछ एनर्जी होगी। तो इन शॉर्ट सिस्टम ए में, सॉरी ये जो रिएक्टेंट ए है इस ए रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी होगी, उसी तरह से ये जो रिएक्टेंट बी है इसके पास भी कुछ एनर्जी होगी। ये बात के बस समझना भी, ठीक है। तो मतलब इनिशियली सिस्टम
में मेरे सिस्टम में मेरे रिएक्टेंट ए था और रिएक्टेंट बी था। तो रिएक्टेंट ए के पास कुछ एनर्जी थी एंड रिएक्टेंट बी के पास भी कुछ एनर्जी थी, ठीक है। और जब ये दोनों रिएक्टेंट्स का टोटल एनर्जी देखी गई तो वही एनर्जी क्या हो जाएगी, दैट विल बी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यही हो जाएगी मेरी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ए प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बी, ठीक है। अब क्या हुआ, फाइनली यहाँ पर फॉर्म हुआ सी। तो जब सी फॉर्म हुआ तो यहाँ पर एनर्जी जो होगी सिस्टम की वो चेंज हो जाएगी। एनर्जी ऑफ सिस्टम विल चेंज। इनिशियली तो ए और बी की जो एनर्जी थी ये इनिशियली थी, और एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनली क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ सी, एनर्जी ऑफ सी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो मतलब यहाँ पे इनिशियल टोटल एनर्जी कुछ थी, दैट इज समेशन ऑफ ए एंड समेशन ऑफ बी, और बाद में कुछ एनर्जी बनी वो किसकी होगी, जो एनर्जी सी के साथ पास है, ठीक है। तो यही जो टोटल एनर्जी होती है, इस टोटल एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एनर्जी एज इंटरनल एनर्जी। वी कॉल दिस एनर्जी एज इंटरनल एनर्जी। जैसे आपको पता है एनर्जी बहुत तरह की है, केमिकल एनर्जी है, कोल में स्टोर्ड है, मैकेनिकल एनर्जी है, दो तरह से हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो गई या पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई चीज मोशन में है तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। कोई चीज अगर हाइट पर है तो क्या है, उस पर पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी तरह से यहाँ पर एक और टर्म आ गया आपके पास इंटरनल एनर्जी का, मतलब किसी एक सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब ये जो इंटरनल एनर्जी होती है मैम, ये कैसे करें कैलकुलेट। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है हमारे पास कि मैम अगर मास ये है और वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ mv²। अगर हमारे पास सिस्टम है, अगर वो h हाइट पर है और सिस्टम का मास m है तो उसका हम लोग बोलते हैं, अगर यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इट विल बी mgs। उसी तरह से केमिकल एनर्जी को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैम ये इंटरनल एनर्जी को भी कैलकुलेट करने का भी कुछ तरीका होना चाहिए ना, कि अब आप बात कर रहे थे कि मैम केमिकल रिएक्शन कितना फीजिबल है, इनिशियल एनर्जी क्या है, फाइनल कितनी है। तो उसको निकालने के लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या है हमारे सिस्टम की, ठीक है। तो ये इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करें, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लेकर आए, उसको समझने की कोशिश करेंगे पहले हम, ठीक है। फाइन, देखो आप यहाँ पर मैं इंटरनल एनर्जी को रिलेट कर रही हूँ किससे, इंटरनल एनर्जी को मैं रिलेट कर रही हूँ पहले हीट से, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को हीट के साथ रिलेट कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। मैंने एग्जांपल में क्या लिया, मैंने एक वेसल लिया, ठीक है, या ये कोई भी एक मैंने सब्सटेंस लिया। इस सब्सटेंस को मैंने क्या किया, हीट किया। इस सब्सटेंस को मैंने हीट किया, या ये सब्सटेंस, सॉरी, ये जो सब्सटेंस है लेट से ये किसी टेम्परेचर पे था, क्या टेम्परेचर ले ले, रूम टेम्परेचर ही ले लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पर रखा, कहाँ रखा, यहाँ पे, और ये यहाँ क्या है मैम आपका, ये एक ऐसा सोर्स है, ये एक ऐसा रिजर्वॉयर है जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा है। लेट से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है 75 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, रिजर्वॉयर है, ठीक है। हम कई जगह देखते हैं हमारे पास, जैसे मनाली साइड चले जाओ तो वहां पर हमारे पास हॉट वाटर की स्प्रिंग्स रहती हैं, मतलब वहां पर अपने जमीन के नीचे से ही वहां पर वाटर जो है वो अपने आप ही गर्म निकल कर आ रहा है। तो वहां पर हम लोग कहते हैं उन्हें जियोथर्मल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। हॉट वाटर स्प्रिंग्स वहां देखने को मिलती है। तो वहां पर वाटर जो होता है जमीन के नीचे से ही क्या होता है, ऑलरेडी गर्म फॉर्म में आ रहा होता है, इनफैक्ट उसमें से धुआं भी निकल रहा होता है, ठीक है। मान लो मैंने इसी तरह से वहां पर किसी एक रिजर्वॉयर में रख दिया, मान लो वहां पर टेम्परेचर हमारा क्या है 70 डिग्री सेल्सियस, और रिजर्वॉयर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसका टेम्परेचर जो है वो 70 है, ठीक है, मतलब उसके पास इतनी एनर्जी है कि उसका टेम्परेचर 70 चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैंने इस सब्सटेंस को उठा के यहाँ पर रख दिया इसके अंदर। तो ये सब्सटेंस जो था इनिशियली कितने पे था, 25 डिग्री सेल्सियस पे था, और फाइनली किस पर पहुंचा, 70 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, ठीक है। तो इनिशियली यहाँ पर सब्सटेंस का टेम्परेचर पता है, और फाइनली क्या हो जाएगा सब्सटेंस का टेम्परेचर। इस सब्सटेंस को अगर मैंने इस रिजर्वॉयर के अंदर रख दिया, और ये रिजर्वॉयर का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, इट विल रिमेन सेम। तो मुझे ये बताओ इस सब्सटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इस सब्सटेंस का टेम्परेचर फाइनली जो होगा वो 70 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि इसको हीट मिलेगी इससे। डू यू एग्री एवरीवन? यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर इस सब्सटेंस को इस रिजर्वॉयर के अंदर रखा, तो इस रिजर्वॉयर का टेम्परेचर हायर साइड पे था, 70 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ, इस रिजर्वॉयर के अंदर अगर मैंने इसको रख दिया तो थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि ये जो हमारा सब्सटेंस है इसका टेम्परेचर क्या होगा, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, और धीरे धीरे ये कहाँ तक चला जाएगा, 70 तक। क्यों? क्योंकि जब तक इसका टेम्परेचर 70 नहीं होगा, लेट्स से थोड़ी देर में पहले 25 तक, फिर हो गया 35, अभी भी तो टेम्परेचर डिफरेंस है 70 और 35 के बीच में। अब 35 के बाद मान लो यहाँ पर धीरे से इंक्रीज होकर यहाँ पर हो गया 55, फिर धीरे से यहाँ पर हो गया 65, फिर धीरे से हो गया यहाँ पर 69। अब यहाँ पर जब भी 69 डिग्री सेल्सियस भी पहुंचा तो भी यहाँ पर हीट का ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हीट होती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी किसकी वजह से एग्जिस्ट करती है, इट इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब भी कहीं चीजों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वहां पर क्या होगा, हीट का फ्लो होगा। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक 25 है और यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ रिजर्वॉयर 70 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, तो यहाँ पर हीट का फ्लो होगा फ्रॉम द रिजर्वॉयर टुवर्ड्स द सब्सटेंस। तो टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। अब मैंने कहा मान लो यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है और ये सब्सटेंस का टेम्परेचर पहुंच गया 69 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिफरेंस तो अभी भी है ना, तो मतलब हीट का फ्लो अभी भी होगा। पर लेकिन जैसे ही इस सब्सटेंस का टेम्परेचर भी हो गया 70 डिग्री सेल्सियस और रिजर्वॉयर का टेम्परेचर भी है 70 डिग्री सेल्सियस, तो क्या अब कोई भी हीट का फ्लो होगा, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ हीट फ्लो एनी मोर, क्योंकि अब टेम्परेचर क्या हो गए, दोनों जगह सेम हो गए। और ये जो हीट होती है ये किसकी वजह से होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जब भी होगा वहां पर हीट का फ्लो होता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी भी एनर्जी थी सिस्टम में, मतलब ये 70 डिग्री सेल्सियस वाले में क्या किया, उसने इसको हीट दिया और इस हीट की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो आप एग्री करते हो कि स्टेट ऑफ सिस्टम हैज चेंज्ड, इनिशियली 25 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनली इट वाज 70 डिग्री सेल्सियस। एवरीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एटलीस्ट, और मुझे इस बात पे एग्री करो, मतलब कि डू यू एग्री दैट द स्टेट ऑफ द सिस्टम हैज चेंज्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अमान, Yes, ma'am. सिस्टम चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फाइन, अब क्या होता है, लेट्स से इनिशियल यहाँ पर एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है, ये जो इंटरनल एनर्जी है, मैं इसको डिनोट करती हूँ यू से, मतलब मैं नहीं, इसको डिनोट ही यू से करा जाता है, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है इंटरनल एनर्जी को डिनोट करने का यू। तो इंटरनल एनर्जी को मैंने डिनोट किया यू से। तो लेट्स से इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो थी वो मैंने उसको बोल दी U1। U1 मतलब जब इसकी पहले इंटरनल एनर्जी थी। अब जब इसमें टेम्परेचर राइज हो गया, ठीक है, तो अब आप सोचो जब इसका टेम्परेचर राइज हो गया तो जो हमारे वहां पे मॉलिक्यूल्स होंगे उस सब्सटेंस के अंदर, वो क्या होंगे, उनकी एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, उनको टेम्परेचर जैसे ही मिला, तो आपको पता है जैसे ही टेम्परेचर मिलता है तो उस टाइम पर क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सॉलिड होगा तो इजिली नहीं भाग पाएगा, लिक्विड होगा तो तेजी से भागेगा, और गैस होगी तो बहुत तेजी से भागेगी। ठीक है, ये हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में सबसे वीक होता है और सॉलिड्स में सबसे ज्यादा। तो जैसे ही ये केस होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये भागना शुरू करेंगे। क्यों भागना शुरू करेंगे? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब कि मैम इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग इन दिस केस। तो अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि मैम यहाँ पे चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी U1, फाइनल इंटरनल एनर्जी को मैंने कह दिया 2 मतलब फाइनल वाली स्टेट को 2 से डिनोट किया, इनिशियल वाले स्टेट को 1 से डिनोट किया। तो मतलब यहाँ पे जितना भी हीट मिला वो सारा का सारा कहाँ पे चला गया, इट हैज ऑल कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं जितना भी हीट गया उसकी वजह से क्या हुआ, देयर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऐसा कह सकते हैं। ये बात में किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी पहले U1 थी, फाइनल U2 हुई, किसकी वजह से हुई, हीट देने की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज आया।
मतलब जितना यहाँ पे हीट का फ्लो हुआ होगा वो का सारा किस में चला गया, इसकी एनर्जी को इंक्रीज करने में चला गया। और ये जो एनर्जी है वही है क्या है, मेरी इंटरनल एनर्जी। डू यू एग्री विद दिस पार्ट कि जितनी भी हीट है दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये बात में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया हो तो ये क्वेश्चन मुझे बताओ, फिर से बोलूंगी मैं। मैम एक बार वापस से रिपीट करना। एक मिनट करती हूँ। यहाँ पर मैंने बोला कि ये जो 25 डिग्री सेल्सियस पे ये जो ब्लॉक था इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 70 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो मतलब ये जो रिजर्वॉयर ने जितनी भी हीट दी इसका एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पहले U1 था, फिर मैंने कहा यहाँ पर जैसा जैसा टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तेजी से भागना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर फाइनल इंटरनल एनर्जी हो गई U2। और ये इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आया ये किसकी वजह से आया, हीट के फ्लो की वजह से आया। तो मतलब मैम ये जो इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है मतलब U1 से U2 हुआ, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर हीट कितनी फ्लो हुई इस सिस्टम में। डू यू एग्री? अब अभी समझ में आया? यस मैम। मतलब U1 से U2 आया, मतलब दिस हीट ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम इज इक्वल टू U2 माइनस U1, और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज डेल्टा U। ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज को हम कभी भी कैसे लिखेंगे, डेल्टा की हेल्प से। डेल्टा का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली क्या है, फाइनल है हमारा सिस्टम किस स्टेज पे, U2 पे। फाइनली हमारा सिस्टम किस पर है, U2 पे, और इनिशियली कितना था, U1 पे। तो डेल्टा मतलब U2 माइनस U1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला एग्जाम्पल, ठीक है, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हैज चेंज। लिखो इसको, जल्दी से लिखो, फिर मैं वर्क का भी, अरे यार टाइम हो गया। देखो इसको अच्छे, इसको तो लिखो, इंटरनल एनर्जी लिखो। इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज, इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, the total energy of the system, or it represents the total energy, or it represents the total energy of the system, ठीक है। अब देखो लिखो, लिखो सेकंड, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो कि if consider a system, consider a system, consider a system where the initial temperature is T1. Consider a system where the initial temperature is T1, where the initial temperature is T1, full stop. Now the system, now the system, now the system, now the system is exposed, now the system is exposed to an environment, now the system is exposed to an environment where it gains heat. Now the system is exposed to an environment, now the system is exposed to an environment where the temperature is T2, where the temperature is T2, where the temperature is T2. ये जो लिखा ना is exposed to an environment, वहां पे लिख लो in bracket reservoir, ब्रैकेट में लिख लो रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर का मतलब ही यही होता है कि वहां पे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, वहां पे मेंशन कर लो रिजर्वॉयर। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि अगर वहां पे रिजर्वॉयर नहीं है, कोई और ऐसा सब्सटेंस होता जो 70 डिग्री पे होता और ये मेरा 25 डिग्री पे है, तो क्या होगा, ये इसको कुछ हीट देगा तो इसकी अपनी हीट भी तो कुछ डिक्रीज हो जाएगी। तो मेरे को वैसा सिस्टम नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि इसकी एनर्जी कांस्टेंट है, इसकी एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रही, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ रिजर्वॉयर, ठीक है। क्या लिखा, रिजर्वॉयर विच इज एट टेम्परेचर T2। क्या लिखा लास्ट लाइन, प्लीज कोई पढ़ के बता दो। जलज आप सामने दिख रहे हो, मुझे आप ही बता दो। Now the system is exposed to environment where the temperature is T2 reservoir bracket में। जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट हमारा रिजर्वॉयर, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर लिखो फुल स्टॉप, क्या लिखो, द हीट ट्रांसफर इज एक्सपोज्ड टू एन एनवायरमेंट T2, और ब्रैकेट में लिखो फिर T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, क्योंकि अगर T2 ज्यादा होगा तभी ये इसको हीट देगा। T2 इज ग्रेटर देन T1। देखो
Now heat transfer will take place. Now heat transfer will take place between. Now heat transfer will take place between the system and the reservoir. Between the system and reservoir, and final temperature of the system. And final temperature of the system will become T2. And final temperature of the system will become T2. That is equal to the temperature of the reservoir. That is equal to the temperature of the reservoir. Fine. So हाँ ठीक है, full stop. फिर लिखो let the internal energy of the system. Let the internal energy of the system initially. Let the internal energy of the system initially be U1. Let the internal energy of the system initially be U1, and finally be U2, and finally be U2. Finally be U2. Full stop. This change in internal energy, this change in internal energy has taken place because of the transfer of heat from the reservoir, because of transfer of heat from the reservoir to the system, from the reservoir to the system. ठीक है? Hence, अब इक्वेशन लिख लो. यहाँ पे इक्वेशन लिखो. अच्छा, पहले यहाँ पे एक ड्रॉ कर लो. ये अपना सिस्टम लिख लो. यहाँ पे इस तरह से सिस्टम ड्रॉ कर लो. अपना ये सिस्टम है, ये टेम्परेचर है इसका T1, और इसको मैंने एक सिस्टम में, एक रिजर्वॉयर में रखा. इसका टेम्परेचर है T2. तो इसको लिख लो रिजर्वॉयर. ठीक है, और ये जो था ये है मेरा सिस्टम. ठीक है, मतलब ये मेरा सिस्टम है और ये रिजर्वॉयर क्या हो जाएगा इस सिस्टम के लिए, यही सिस्टम के लिए ये हमारा हो जाएगा सराउंडिंग. अब आप समझे मेरी बात. बाकी कोई इस सिस्टम पे फर्क डाले ना डाले, पर जो इस पे फर्क डालने वाला वो क्या है मेरा, ये रिजर्वॉयर इस पे फर्क डालेगा. ये रिजर्वॉयर मेरा सिस्टम सराउंडिंग है और ये सिस्टम है मेरा T1. ठीक है राइट. T2 इज ग्रेटर देन T1. तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे लिख लो देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ हीट. और हीट को मैं डिनोट करती हूँ Q से. हीट को डिनोट करते हैं Q से. कैपिटल Q, स्मॉल Q दोनों यूज कर सकते हैं. मैंने स्मॉल लिखा, आप चाहो तो कैपिटल भी लिख सकते हो आप. यहाँ पे इक्वेशन लिख लो. हेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेंस यहाँ पर जो अपना चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, हेंस यहाँ पर लिखो देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी delta U is equals to U2 minus U1, and this will be equal to amount of heat transfer. ठीक है. ओके. तो अभी हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी को हम लोग हीट से कैसे रिलेट करते हैं. अगर आप लोग को इस टॉपिक में मजा आ रहा है तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, और हम लोग उसमें देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होता है जब वहां पे कुछ वर्क का इन्वॉल्वमेंट होता है. तो आई वांट योर ओपिनियन. इस टॉपिक को कंटिन्यू करना है या नेक्स्ट टॉपिक? मैम कंटिन्यू करना है. ओके ओके ओके. तो पार्टिसिपेंट हैज लेफ्ट आल्सो. फाइन. ठीक है. ओके, तो हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद. ओके ओके जलज. फाइन. ओके देन लेट्स एंड दिस क्लास हियर. नेक्स्ट क्लास में वेंसडे को, नहीं सॉरी, किस दिन होती है हमारी, थर्सडे को होगी शायद, मे बी वेंसडे और थर्सडे, जिस भी दिन होती है हम उस दिन इसको कंटिन्यू करेंगे. तो थर्मोडायनेमिक्स को आगे देखेंगे. ठीक है. ओके, थैंक यू फॉर द डे. हैव अ नाइस डे. Thank you, ma'am. थैंक यू.
Thank you, ma'am. थैंक यू। ओके ध्रुव।